प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है पंचायत चुनाव, ये परिणाम क्या कहलाता है। या कोरोना महामारी चल रही है, देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और बेड की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, दवाओं की कमी हो, उससे देश जूझ रहा है। लेकिन इन सबसे इतर देश में चुनाव भी लगातार चल रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी संपन्न हो गए और उनके परिणाम भी आ गए। परिणाम हम आपको सबसे पहले बता दें कि इस जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन एक नंबर पर रहा है। दोनों को कुल मिलाकर के 828 सीटें मिली हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी को 750 सीट मिली है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो बीएसपी तीसरे नंबर पर खिसक गई है और चौथे नंबर पर कांग्रेस हमेशा की तरह चौथे नंबर पर बनी हुई है। हाँ, इस बात में ये कुछ और बात है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कुछ छाप छोड़ी है। दूसरी छोटी पार्टियों ने भी, जैसे आजाद पार्टी की बात करें, उन्होंने भी थोड़ी बहुत छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल की है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये पंचायत चुनाव के परिणाम क्या कहलाते हैं। देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना कहर के बीच यूपी में हुए पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे। अखिलेश यादव की पार्टी को उम्मीद से बढ़कर मिला तो बीजेपी अपने गढ़ में ही ढेर हो गई। 8 महीने बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। उससे पहले पंचायत चुनाव में झटका लगने से बीजेपी कैंप में दिल्ली तक चिंता बढ़ गई है। 2020 यूपी विधानसभा के चुनाव से पहले सेमीफाइनल समझा जाए तो संकेत बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है। अगर नतीजों का कनेक्शन कोरोना से भी जुड़ा तो समझिए खतरे की घंटी है। अयोध्या में जिला पंचायत की 40 सीटों में सपा को 24 सीटें मिली हैं। बीजेपी के खाते में बस 6 सीटें आई हैं। बीजेपी से ठीक 6 गुना सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। यूपी सरकार अयोध्या को अपने बेहतर कामकाज का आईना बताती रही, लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजों ने चिंता बढ़ा दी है। वाराणसी में भी पंचायत चुनाव में बीजेपी का बैंड बज गया। बीजेपी को 8 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 14 सीटों पर जीत मिली। बीएसपी को 5 और बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल को 3 सीटें मिली हैं। गोरखपुर में चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए टेंशन लेकर आए हैं। गोरखपुर में बीजेपी और सपा का मुकाबला बराबरी पर छूटा। दोनों ही पार्टियों को 19-19 सीटें मिली। बीएसपी के हिस्से में 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। निर्दलीय और बाकी 27 सीटों पर जीतने में कामयाब हुए हैं। पिछले कई चुनावों में जीत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को नसीब हो रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी को बम्पर सीटें मिली। बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। सपा को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव, मायावती, चौधरी अजीत सिंह मिलकर भी बीजेपी का विजय रथ नहीं रोक पाए। लेकिन पहली बार पंचायत चुनाव के बहाने अखिलेश यादव को मुस्कुराने का मौका मिल गया है। आखिर पंचायत चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई? क्या इसका कनेक्शन कोरोना से भी है? ये परिणाम क्या कहते हैं? बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नतीजे बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी तो कहलाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ये परिणाम आए हैं, सारी पार्टियों में उत्साह का संचार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मुश्किल होती नजर आ रही है। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं।
हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इससे पहले हम एक ब्रेक पर जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो हम आपको अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे। तो उसके बाद आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पार्टी वाली टोपी ले आओ दौड़ के। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रामलाल अकेला जी जुड़ चुके हैं। रामलाल अकेला समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है रामलाल अकेला जी आपका। हमारे साथ में शशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शशिकांत जी। विकास श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है विकास जी। और हम सीधा रुख करेंगे रामलाल अकेला जी का। रामलाल अकेला जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने बढ़त बनाई है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, लगता है रामलाल अकेला जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से परिणाम आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। हम रामलाल अकेला जी के पास चलेंगे। रामलाल अकेला जी, परिणाम आपके पक्ष में आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है जी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों, किसानों, नौजवानों
को बेतहाशा परेशान करने का काम किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। आज कोरोना की महामारी में जिस तरीके से सरकार ने लोगों को अपने आप मरने के लिए छोड़ दिया और सरकार की तरफ से सारे इंतजाम फेल हैं, बद इंतजामी का शिकार पूरा उत्तर प्रदेश हो गया। स्वास्थ्य विभाग इनका पूरी तरह फेल हो गया। आज किसान की फसल चौपट है। तो इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम है और जुमलेबाजी से पूरा उत्तर प्रदेश के आवाम ऊब चुका है और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का यही कहना है, अखिलेश यादव जल्दी आओ, अखिलेश यादव जल्दी आओ और इस उत्तर प्रदेश को बचाने का काम करो। तो पूरे प्रदेश की जनता अब अखिलेश अखिलेश पुकार रही। जी बिल्कुल। विकास श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी अभी भी चौथे नंबर पर ही है, कुल 76 सीटों पर आपका कब्जा हुआ है। देखिए प्रदीप जी, अभी जितने दावे किए जा रहे हैं उन दावों पर सच्चाई पे बहुत पीछे है उन दावों से, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव होता है उसके बाद पता चलता है कि कितने जिला पंचायत सदस्य किसके साथ थे, और किसी को जब सिंबल ही नहीं मिला है तो झूठे और किताबी आंकड़ों से बाहर निकल के दावे करने लगे कि हमने इतनी सीटें जीत ली, हमने उतनी सीटें जीत ली। बहुत सारी जगहों पर हमारे जीते हुए कैंडिडेट को सपा और बसपा के लोग अपना बता रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेताओं ने अपना बता दिया। पार्टी का वर्कर है, हमारा पदाधिकारी है, चुनाव जीत के आया है, इसके बाद भी उसको अपना बताया जा रहा है। उसको बहुत जल्द ही हम लोग इसका प्रदेश के समस्त जनपदों से रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं और आपको एक्चुअल फिगर देंगे। पर हमारा कहना है राजनीति में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। राजनीति में ईमानदारी ये है कि जो जिस व्यक्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष का वोट देगा तब तय होगा कि किस पार्टी के कितने जिला पंचायत सदस्य चुन के आए, कितने प्रधान चुन के आए। दावे तो बड़ी बड़े करने हैं। हमने भी 800 लोगों को करीब उतारा मैदान में और उसमें बहुत सारे लोग चुनाव जीत के आए हैं, जिनका 300-450 का तो रिपोर्ट आ चुका है। अब उसको आप किस आकलन कर रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? जबकि हम लोग विकास जी, ये मेरा आकलन नहीं है, ये के न्यूज का आकलन नहीं है, ये चुनाव आयोग का रिजल्ट बता रहा है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं हम वो दर्शकों को बता रहे हैं, वो आपको भी बता रहे हैं। अब चुनाव आयोग किस आधार पर बता रहा है कि ये सपा के हैं, ये बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के? जब सिंबल ही नहीं होता तो जी, जब सिंबल होता ही नहीं है साहब, और चुनाव जीतने के बाद किस तरीके का खेल होता है आप सब जानते हैं। कौन कितने आज किसके पाले में बता रहा है और कल किसके पाले में खड़ा होगा ये तो कल पता चलेगा। बिल्कुल ठीक करे, ये बात बिल्कुल ठीक है, कल किसके पाले में खड़ा होगा। पार्टियों की यथा स्थिति, पार्टियों का उठना गिरना, बड़ा होना छोटा होना, उस पर क्या आप आकलन ले सकते हैं आज? ठीक है विकास जी, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में शशिकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शशिकांत पांडे जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो मैं बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी और आरएलडी को 828, आम आदमी पार्टी को 64, बीजेपी को 750, बीएसपी को 381 और कांग्रेस को 76 सीट्स मिली है। अगर हम इन आंकड़ों पर बात करें तो ये चुनाव परिणाम क्या कहलाता है? निश्चित रूप से इस जो अभी तक परिणाम जो सामने है और जो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो उस पर हमें विश्वास करना होगा। और इसमें जो आंकड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक उनमें कुछ उनके कैडर्स में, पार्टी में एक उत्साह की लहर उनमें लाएंगे। और ये एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा था चुनाव से पहले, क्योंकि अगले साल ही चुनाव है। तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से जो उसको कामयाबी मिली है वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार के पेशानी पर बल ला देगा, क्योंकि जैसा कि रामलाल जी ने कहा कि कोविड का जो दौर है उसमें निश्चित रूप से कोविड के पीरियड में, और चूंकि एक बड़े पैमाने पर यह आपदा आई है और सरकार कुछ भी दावे कर ले, हकीकत कुछ और है। लोग ऑक्सीजन के लिए और दवाइयों के लिए और बेड के लिए निश्चित रूप से परेशान, और कहीं ना कहीं वह रिजल्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट है वो उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी ने जो है एक अच्छा परफॉर्म किया है। हम इसे रूल आउट नहीं कर सकते। जैसा कि एक पैनलिस्ट ने कहा कि जब जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने जाएंगे तो इक्वेशन बदल जाता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो निश्चित रूप से बदल जाता है और उसमें ढेर सारे फैक्टर्स काम करते हैं, मनी फैक्टर वर्क करता है। लेकिन जिला पंचायत के सदस्य जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं। अगर जनता जिसके साथ ज्यादा खड़ी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह जनता में अपनी साख स्थापित करने में कामयाब हो रहा है। तो इसे हम रूल आउट नहीं कर सकते। इसमें एक फैक्टर हमें दिखाई पड़ रहा है कि जिस तेजी से आम आदमी पार्टी भी जो है वो अपनी प्रेजेंस बना रही है, तो अभी हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी आगे विधानसभा चुनाव में एक प्लेयर हो सकती है। बिल्कुल शानदार तरीके से विश्लेषण किया शशिकांत जी आपने। हमारे साथ इमरान लतीफ भी जुड़ गए, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है इमरान लतीफ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी आमद दर्ज करा दी है उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जो चुनाव परिणाम आए हैं उसने स्पष्ट बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब जनता पूरी तरीके से नाराज है और वो भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। ये जिला पंचायत के चुनाव स्पष्ट इस तरफ इशारा करते हैं। जहां तक बात आम आदमी पार्टी की रही, तो आम आदमी पार्टी ने इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी और हमने पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में हम थोड़ा ढीले हुए, जनता जनार्दन का ख्याल रखते हुए और महामारी का ख्याल रखते हुए, इसकी गंभीरता को समझते हुए कहीं ना कहीं हमने कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अपने चुनाव प्रचार को थोड़ा ढीला किया, थोड़ा आसान किया, और जिसकी वजह से ये परिणाम और बेहतर हो सकते थे। अगर ये चुनाव नॉर्मल परिस्थितियों में लड़ा गया होता, सामान्य परिस्थितियों में लड़ा गया होता, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और बेहतर रहा होता। लेकिन फिर भी हमने अभी तक जो हमारे पास जो आंकड़ा है, हमारे प्रत्याशियों का 100 से ज्यादा प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत चुके हैं और तमाम ऐसी जगहों पर हम दूसरे नंबर पर रहे, कांटे की टक्कर हमने दी, तीसरे नंबर पर रहे, चौथे नंबर पर रहे। कुल मिला के लाखों वोट हमको इस जिला पंचायत के चुनाव में जनता ने दिया है। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी अब अपना पांव पसारने के लिए बिल्कुल तैयार है और जनता भी आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेना शुरू कर चुकी है। ठीक है इमरान जी, मैं आपको आंकड़ा बता दूं, हमारे पास में चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। उसके हिसाब से आपको मात्र 76 सीट मिली है। 100 का आंकड़ा आपने, सेंचुरी आपने नहीं लगाई है। आएंगे दोबारा से आपके पास में। रामलाल अकेला जी, आपने आरएलडी के साथ मिलकर के एक बड़ा वो चुनाव लड़ा है, क्या कहेंगे कौन कौन से वो फैक्टर थे जिन्होंने आपको फायदा पहुंचाया? देखिए, इसमें कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर बिल्कुल साफ है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आज जो कोविड-19 की महामारी है, मैं माननीय विधायक जो भाजपा के श्रीवास्तव, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से एम्बुलेंस की आवश्यकता है, याद करो माननीय अखिलेश यादव जी अगर इतनी ज्यादा मात्रा में एम्बुलेंस उपलब्ध न कराए होते तो आज जो मरीज हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी सहायता करने का कौन सा तरीका था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने अस्पताल बनवाए, चाहे कैंसर का अस्पताल लखनऊ का हो, चाहे छोटी छोटी सीएससी विभिन्न क्षेत्रों में हो, लेकिन सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली में एम्स का अस्पताल आज इनको रामलाल अकेला जी, सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव जी ने बहुत काम कराया था तो फिर 2017 का चुनाव वो हार क्यों गए? देखिए, 2017 का चुनाव जुमलेबाजी में जनता आ गई थी उत्तर प्रदेश की, और जब ये कहा गया सबको कि 15-15 लाख रुपया नगद सबको दिया जाएगा, पेट्रोल 30 रुपया लीटर आपको देने का काम किया जाएगा, गैस सिलेंडर आपको सस्ता देने का काम किया जाएगा। रामलाल अकेला जी, 2014 का चुनाव आप हारे, 2017 का चुनाव आप हारे, 2019 का चुनाव आप हारे, 3 चुनाव लगातार आप हारे। क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलों पर चुनाव जीत रही है? ये सिर्फ जुमलेबाजी थी? भारतीय जनता पार्टी रोज नया नया जुमला लाके उसने चुनाव जीतने का काम किया। अब इनकी जुमलेबाजी से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता इनकी जुमलेबाजी को समझ गई है, और इसलिए पूरे देश में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो,
चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, इन सारे प्रदेशों में जनता भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी को जवाब देने का काम कर रही है। और अब उत्तर प्रदेश का नंबर है 22 में, और ये जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है, रिहर्सल था 2022 का, और जनता ने त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में परिणाम सपा के पक्ष में दे करके और भाजपा के विरोध में जो है निर्णय दे करके साबित कर दिया है कि 2000, अब देखिए काशी ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए। काशी माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, अयोध्या में इनका पूरा फोकस, मथुरा में इनका पूरा फोकस, तो काशी, मथुरा, अयोध्या पूरी तरह ये साफ हो गए, प्रयागराज में साफ हो गए, इनके पास बचा क्या है? तो ये पंचायत का चुनाव, जनता का चुनाव, जो जनता से चुने हुए जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्य चुने गए हैं, वो सीधे जनता से चुने गए हैं, और इसलिए इसका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक मिनट, अभिमानी पांडे जी कह रहे थे जी कि अभी जो जनता से सीधे चुने गए हैं, तो ये जनता का रुझान माना जाएगा कि जनता का रुझान माननीय अखिलेश यादव के पक्ष में है। माननीय श्रीवास्तव जी भी एक बात कह रहे थे कि ये कैसे मान लिया जाए कि ये किस पार्टी के हैं। अरे श्रीवास्तव जी, इतनी नैतिकता तो याद रखो, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा आदमी जिला पंचायत के किस वार्ड से? अकेला जी, मैं आपको बता दूं, विकास श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, विकास श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अच्छा, सारी तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी सूची जारी किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि जिला पंचायत के किस वार्ड से कौन व्यक्ति उम्मीदवार होगा। जी। तो उसी के आधार पर चुनाव आयोग ने ये जो आंकड़ा दिया है, जो आंकड़ा आपके पास है, जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर ये आंकड़ा बन करके आया है। तो निश्चित रूप से एक संदेशा है उत्तर प्रदेश की जनता का। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता अभी तो पूरी टीम उत्तर प्रदेश में उतारी नहीं गई थी, और जब प्रधानमंत्री से लेकर के मोदी और शाह और तमाम पूरे केंद्र की टीम उतरेगी, पूरा अमला उतरेगा, तब आप ये परिणाम उलटते हुए देखेंगे। जब ये पूरा अमला जमला उतरेगा तो पश्चिम बंगाल में एक अकेली महिला ने इनको जिस तरह जवाब देने का काम किया है, तो इनसे उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी कि जब हिंदुस्तान में कोविड की लहर है, तब आपने ऑक्सीजन 9,300 टन जो ऑक्सीजन आपने विदेशों में बेचने का काम किया है, ये क्यों किया? आज एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आदमी मर रहा है, दौड़ रहा है कि हम लोगों के पास फोन आते हैं कि भैया एक ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से दिला दो, और ये रोज झूठ बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का पता नहीं, जब ऑक्सीजन प्रबंधन का सवाल था तो तुमने विदेशों में ऑक्सीजन भेज दिया। ठीक है रामलाल अकेला जी, आएंगे आपके पास में। विकास जी के पास चलते। विकास जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो आयोग ने जिस तरह से आप लोगों ने उम्मीदवार खड़े किए थे उसके हिसाब से प्रस्तुत किया है। ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये हमारे आंकड़े नहीं, ये आयोग के आंकड़े हैं। चौथे नंबर पर है आपकी पार्टी। प्रियंका जी भी उतर आई, जिनकी बड़ी उम्मीद थी कि बड़ा कर सकती हैं, वो करिश्मा कर सकती हैं। क्या हो रहा है? क्या करिश्मा चल नहीं रहा है क्या? देखिए प्रदीप जी, जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू हुए जी, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोविड का प्रकोप और हाहाकार मचा, उसके बाद आपने देखा कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने कोविड हेल्प डेस्क और कोविड मरीजों के मुद्दे को लेकर सीरियस काम करना शुरू कर दिया। माननीय अजय कुमार लल्लू जी क्षेत्रों को छोड़ करके लखनऊ आ गए, और प्रियंका जी ने सभी नेताओं की एक टीम तुरंत बनाई, और लगातार लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसकी उपलब्धि के लिए सब लोग जुट गए। हम लोगों ने ये चुनाव स्थानीय लोगों पे छोड़ रखा था, और हमारी पार्टी के जो भी वर्कर इस चुनाव को लड़ना चाह रहे थे, उनकी जो अपनी स्थानीय स्तर पर तैयारी थी, वो स्थानीय स्तर पे ये चुनाव लड़ा गया। इसमें ना प्रियंका जी का नाम लिया जाए, ना हमारे प्रदेश की यूनिट का विरोध। चलिए, लेकिन विकास जी आप ये बताइए, आपने 2019 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में कहा कि 27 साल यूपी बेहाल, और अब तो 31 साल हो रहे हैं आपके, तो क्या आप 2022 में कहेंगे
32 साल यूपी बेहाल। आपके सामने है यूपी का हाल, और हम क्या कहेंगे? नारे जनता देती है। जनता के बीच से आवाज आ रही थी जब 4000 किलोमीटर किसान यात्रा राहुल जी कर रहे थे। विकास जी, यूपी का हाल तो सब देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कांग्रेस का भी हाल देख रहे हैं। चौथे नंबर पर बनी हुई है पार्टी। देखिए, राजनीतिक दल समाज में सेवा करने का एक मंच होते हैं, ना कि केवल सत्ता पाने के लिए। और सत्ता नहीं है तो हमारी भूमिका खत्म हो गई। हम सवाल उठाना जानते हैं और सवाल उठाते हैं, और उन सवालों के बाद अगर हम धर्म जाति की राजनीति और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स नहीं कर पाते हैं तो हमारे नंबर कम है। तो इसका यह मतलब नहीं कि हमारी भूमिका भारतीय राजनीति में कमजोर हो रही। नहीं, बिल्कुल ठीक हमने सवाल उठाया। हो सकता है बीजेपी ने जिस तरीके से देश को जुमलेबाजी में फंसाया, जिस तरीके से धार्मिक उन्माद और तुष्टीकरण की बात की, देश को बंटवारे और नफरत की पॉलिटिक्स किया, उसका परिणाम आपने तो देखा। पर लगते हैं। ठीक है विकास जी, ये सब तो आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि आरोप नहीं लगाया जा रहा। 40 साल अगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है तो ये आरोप नहीं है। हम लोग, आप पत्रकार हो, हम लोग जिम्मेदार विपक्ष हैं। एनालिसिस के बाद ये निकल के यही आ रहा है कि धर्म जात की राजनीति में जो उत्तर प्रदेश बटा था, आज उसका परिणाम यह है कि हमारा हॉस्पिटल के नाम पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जीरो है, और कोरोना में अभी कुछ ही लोग इन्फेक्टेड हैं। तब ये दशा है, और इसका ये प्रकोप और विस्फोटक होगा तो हमारी सरकारों की क्या जवाबदेही जिम्मेदारी है। जिन अस्पतालों में मरीज भर्ती हो रहे हैं वो लगभग 70% से ज्यादा वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं, और बट नेचुरल है जो सबसे ज्यादा एक ब्रेक आउट चला है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी के पास में भी चलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दावे किए थे, बड़े वादे किए थे, लेकिन जितना करना चाहिए था शायद वो उस पर अभी खरे नहीं उतरे। उन्हें और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। ये अलग बात है कि अभी उनकी भी पूरी टीम यहाँ पर नहीं उतरी है, तो वो कह सकते हैं कि जब पूरी टीम उतरेगी तो ज्यादा अच्छा कर पाएगी। और पांडे जी के पास भी चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये परिणाम कितना 2022 के चुनाव को प्रभावित करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को संग्रह करके रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो इसका काम में आएगी। ऐसा करना बहुत ही गलत है। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन लेट जाते हैं यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है। और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूज़फुल होती है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए। इस बीच हम एक और खबर आपको बता दें कि निर्दलियों ने सबसे ज्यादा बढ़त बनाई हुई है। निर्दलीय को 951 सीट मिली है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि निर्दलियों ने अपना पूरा वो जो दमखम दिखाया है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हम आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास में चलेंगे। इमरान लतीफ साहब, जो उम्मीद थी आप उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे अभी। देखिए प्रदीप जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं। हमारा यह पहला चुनाव था और पूरी तरीके से पूरी दमदारी के साथ हम लोग इस वजह से भी चुनाव नहीं लड़ पाए कि हमने कोरोना की महामारी को पूरी गंभीरता से समझा। और एक तरह से आप ये कहें कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद एक तरीके से हम लोगों ने वॉकओवर देने का काम कर दिया। जो परिणाम आप देख रहे हैं उसको थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देंगे, उसका एक विश्लेषण करेंगे, तो इसमें ज्यादातर जो परिणाम अच्छे आए हैं आम आदमी पार्टी के, वो पहले चरण का जो चुनाव हुआ था वहां से हम ज्यादातर सीटें जीते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे ये महामारी बढ़ती गई, हम लोगों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पदाधिकारियों की जान की कीमत ज्यादा महत्वपूर्ण समझी और इस वजह से चुनाव को कहीं ना कहीं हमने उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। तो एक सबसे बड़ा कारण ये रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा कि हम लोग इस पूरे चुनाव को एक अपनी लोकल जो हमारी टीमें थी उन्हीं के सहारे हमने पूरे चुनाव को लड़ा। किसी भी तरह का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व रहा हो, उसको भी इस जिला पंचायत के चुनाव में नहीं लगाया गया। तो ये तरीके से एक इमरान जी, ये सिर्फ आपकी पार्टी ने नहीं किया, ये तो कांग्रेस ने भी किया, यही समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने भी किया, भाजपा ने भी वही किया। शीर्ष नेतृत्व ने कहीं चुनाव नहीं लड़ाया, प्रियंका कहीं पर मैदान पे नहीं थी। देखिए प्रदीप जी, बाकी पार्टियों से हमारी तुलना उत्तर प्रदेश में इस वजह से नहीं की जा सकती है कि बाकी पार्टियां कहीं ना कहीं स्थापित हैं। उन्होंने कई सारे इस तरह के चुनाव लड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आ रही थी, तो लोकल स्तर पे भी, जिले स्तर पे भी हमारे पास उस तरह की लीडरशिप नहीं होगी जिस तरह की लीडरशिप अन्य पार्टियों के पास है। तो ऐसे में अगर हम यहाँ अपना स्थान बनाना चाहते थे तो निश्चित रूप से हमको अपनी शीर्ष नेतृत्व, कम से कम प्रदेश स्तर का जो नेतृत्व हमारा है, उसका सहारा लिया जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि कोरोना की जो महामारी थी वो ना, अगर प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो किसी भी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी चुनाव में नहीं उतरा था। मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि दूसरी पार्टियों के साथ प्रदीप जी अभी हमारी तुलना इस स्तर पे किया जाना बिल्कुल से जायज नहीं है, क्योंकि हम पहली बार हम विधिवत ढंग से पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। बाकी सभी पार्टियां बरसों से चुनाव लड़ती चली आ रही हैं, उनके पास अपना उनका कैडर है, हर स्तर पे उनके पास कैडर है। हम अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, अपने संगठन निर्माण का भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट समझ में आई है, हम जनता जनार्दन के बीच में गए हैं। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया और जो आम आदमी पार्टी की अपनी वैचारिकी है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पसंद कर रही है। और इस बार निश्चित रूप से जैसा वोट हमको, जैसे अगर नहीं, आप इमरान लतीफ साहब अगर इतना ही पसंद कर रही होती तो जनता अपने आप वोट देती थी, आपको मांगने की जरूरत नहीं थी। आएंगे आपके पास दोबारा से। पांडे शशिकांत जी के पास चलेंगे। शशिकांत जी, जी बताइए, अपनी बात रख लीजिए इमरान जी। मैं ये कह रहा हूं कि तमाम सीटों पे हम दूसरे नंबर पे रहे, तीसरे नंबर पे रहे, चौथे नंबर पे रहे और हमको अच्छा वोट मिला है। अभी आप जब आकलन करने जाएंगे तो जब ही वोटों का प्रतिशत आने दीजिए, तो एक कम से कम ये रहा कि हमने एक मजबूत प्रेजेंस बनाई है अपनी दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के दम पर और आम आदमी पार्टी की वैचारिकी के दम पर, आम आदमी पार्टी का जो अपना नजरिया उसके दम पर। तो ये आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हम एक बड़े रोल प्लेयर की भूमिका में रहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है शशिकांत पांडे जी, हमने सारे पार्टियों के आपको बता दिए, सीट्स बता दी। निर्दलियों ने बड़ा धमाका किया है, 951 निर्दलीय जीते हैं जी। क्या संकेत है इस बात के? प्रदीप जी, इसके आधार पर वैसे अगर हम जब 2022 के चुनाव को अगर हम दृष्टिकोण में रखते हुए अगर इसका मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये चूंकि बहुत छोटे स्तर पर ये चुनाव होता है, इसलिए इसका क्षेत्र छोटा होने की वजह से निर्दलीय जो है वो बहुत ज़्यादा जीते हैं। अब ये जानना होगा कि वो किन किन दलों से उनकी लॉयल्टी थी
और वो कहाँ से, वो स्वाभाविक है कि जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बागी हुए होंगे, उन्होंने चुनाव लड़ा होगा। लेकिन मैं एक दो चीजें प्रदीप जी इसमें आगे ऐड करना चाहूंगा कि जो ये इस बार का जो चुनाव हुआ, हमें ध्यान में रखना होगा। अभी ब्रेक में ही मुझे एक प्रधान का फोन आ गया था। तो इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है कि जो पिछला जो लॉकडाउन हुआ था, एक देखिए कि रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके प्रति एक जबरदस्त नाराजगी का इंडिकेटर है। इसे हम रूल आउट नहीं कर सकते। पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर जो मजदूरों की घर वापसी हुई थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम इंतजाम किए थे। कहीं क्वारंटाइन सेंटर बनवाया, कहीं उनको राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, या फिर मनरेगा के तहत आप रोजगार दिया गया, या तमाम अस्पतालों की जो में व्यवस्था की गई, वो सब चीजें कुछ थी। इस बार क्या हुआ है कि ये पता नहीं चला, लेकिन मजदूर इस बार भी आए हैं। खासतौर से पंचायत के चुनाव में बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाया है बाहर से, जो है जो दिल्ली बॉम्बे में थे, और अभी वो यहाँ आकर के फंस गए हैं। उन्हें कोई ना उनके पास मनरेगा के तहत कोई काम है, रोजगार है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा जो है एक व्यापक उनमें असंतोष है कि भाई पिछली बार जब हम आए थे तो कुछ व्यवस्था थी, कोई बीमार पड़ा तो कुछ हमें इलाज भी मिल रहा था, वो सारी चीजें जो है उन्हें नहीं मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से वो जो इमीडिएट तात्कालिक जो नाराजगी है जो जनता की, वो भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और ये समाजवादी पार्टी ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने आप को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर स्थापित किया है। अवसर इसमें औरों के लिए भी था, बसपा के लिए भी था, लेकिन वो अवसर को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। शशिकांत जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो चुनाव परिणाम है, इसका कोई प्रभाव 2022 के चुनाव पर पड़ेगा? देखिए प्रदीप जी, चुनाव में अभी थोड़ा बहुत वक्त है उसमें। दूसरी तरफ की जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तो जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड आया है कि जब केंद्र के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जब चुनाव हो रहा है, जब लोकसभा का और विधानसभा का, तो दोनों में परिवर्तन हमें हो जा रहा है। जैसा कि अभी हमने वेस्ट बंगाल में ही देखा कि 18 सीटें बीजेपी जीती और विधानसभा में कहानी बदल गई। तो ये विधानसभा का जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है नेतृत्व के ऊपर जो है यह चुनाव लड़ा जाएगा कि जो मुख्यमंत्री जो योगी की जो लीडरशिप है, क्योंकि पिछली बार जो है उनका नेतृत्व नहीं था, लेकिन इस बार उनका 5 साल का कार्यकाल होगा। और ये जो तात्कालिक जो है कोरोना ने जो है की वजह से जो स्थिति हुई है, पिछले जो एक दौर आया था, जो फर्स्ट फेज था कोरोना का, उसको निश्चित रूप से उन्होंने बड़े कठिन परिश्रम से और बेहतर हैंडल हुआ था वो। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो है वो व्यवस्था जो है चरमराई है, जो कि रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर इस पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया, त्वरित कार्य नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से जो है वो विपक्ष जो है उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन चुनौती जो है वो अगले चुनाव में देखने को मिल सकती है। एक चीज और मैं प्रदीप जी एक टिप्पणी करना चाहूंगा। कांग्रेस के जो हमारे साथी है विकास श्रीवास्तव जी, जो अभी इस पैनल में आ रहा था कि सर आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली, आपने समाजवादी पार्टी की बात कर ली, आरएलडी की बात कर ली, कांग्रेस के विषय में आपकी क्या टिप्पणी, क्या कहना? मैं वो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि और विकास जी वही जो पार्टी की जो एक तरह से टिपिकल जो लाइन बनी हुई है, जो डिनायल मोड में, वो अभी भी वो वही बात कह रहे हैं। आप तमाम जब आरोप लगाते हैं कि जो है वो धर्म की, जाति की और राजनीति हो रही है, तो निश्चित रूप से यह तो आपको विकल्प दे रहा है ना। आप कुछ क्रेडिबल अल्टरनेटिव लेकर के क्यों नहीं आते? आपको तो यह अवसर प्रदान करता है कि अगर दूसरे दल सत्ता में रहे और आप इतने लंबे समय से बाहर रह करके उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपने क्या माइक्रो मैनेजमेंट किया? 2019 में ममता बनर्जी लोकसभा का चुनाव हारती हैं और उसके बाद वो बड़े पैमाने पर वो काम करती हैं और उसका रिजल्ट उन्हें विधानसभा में 2021 में दिखता है। लेकिन आप संगठनात्मक स्तर पर बिल्कुल आपकी पार्टी जो है वह बुरी स्थिति में है, आपका संगठन कमजोर है, आपने क्षेत्रीय स्तर पे जो है रीजनल लीडरशिप को नर्चर करने में कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं किया। तो ये केवल, और आप चुनाव के समय में अगर आपका शीर्ष नेतृत्व आ जाए और प्रचार कर ले, तो उससे जो है वो आप जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को नहीं जीत सकते। आपको इसके लिए एक चौतरफा, आपके पास एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से जो आपकी पार्टी में नहीं दिखाई पड़ रहा है। विकास जी क्या कहेंगे आप? शशिकांत पांडे जी निष्पक्ष रूप से बात कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए, ये आपका विश्लेषण है। हमने हमेशा अपने संगठन को पूरा महत्व दिया है और संगठन हमारा बहुत ही मजबूत है। आज भी आपको हर एक गांव में कांग्रेस के लोग मिलेंगे, कांग्रेस की बात करने वाले लोग मिलेंगे। और किसी संगठन से चुनाव जीत जाना
और बहुत बड़ा विषय नहीं होता है कि संगठन के दम पे चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। संगठन चुनाव लड़ने की तैयारी करता है, संगठन में कैंडिडेट होते हैं, लोग चुनाव लड़ते हैं, पर समाज का जो सिनारियो है वो अब बदल चुका है। जब यहाँ पर धर्म और जात के नाम पर चुनाव हुए और लोगों ने जीते और सफलता प्राप्त की और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, अब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में 27 साल के लोगों की सरकार थी और लोगों को क्या मिला, उसी विश्वास उम्मीद से लोगों ने बीजेपी को एक बार मौका दिया। विकास जी, हम सवाल तो यही कर रहे हैं कि लोगों को समझ में आ रहा है, फिर भी वो आपको वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर लोग देखिए, उसी विषय पे मैं बता रहा हूं कि जब राजनीति धर्म और जात की हो जाएगी तो पॉलिटिक्स का विषय ही खत्म हो चुका है। धर्म और जाति राजनीति का पॉलिटिक्स नहीं का विषय नहीं है। धर्म और धर्म की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तुष्टीकरण तो आप भी करते थे, आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे। आप पार्टी का नाम ले रहे हैं, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तुष्टीकरण तो कांग्रेस भी करती थी ना, बस फर्क इतना है कि आप लोग अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण करते थे और भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री, पिछड़ा मुख्यमंत्री, ब्राह्मण मुख्यमंत्री, क्षत्रिय मुख्यमंत्री किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। कभी धर्म या जात के नाम पर दिया? की बात हो गई भाई, योग्यता के आधार पर दिया। गुजरे विकास जी, गुजरे जमाने की बात हो गई, 30 साल हो गए। समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री किसको बनाएगी? या तो मुलायम सिंह जी के परिवार से आएगा। मायावती जी मुख्यमंत्री स्वयं बनती हैं अपने बिरादरी को, अपने अलावा उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी को अवसर नहीं मिला उत्तर प्रदेश में काम करने का। जब अवसर मिला अटल जी के समय में, सामाजिक समरसता एक समाज सोशल इंजीनियरिंग थी। इसके बाद का क्या माहौल है? जब केवल चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर, और उसके पिछले पूर्ववर्ती जितनी एनडी तिवारी जी के बाद विकास जी, मैं हम सरकारें आई वो जाति के नाम पर आई। उनका तोड़ क्यों नहीं निकाल पा रहे? ममता बनर्जी ने उनका तोड़ निकाला ना। देखिए, वहां की राजनीति और यहाँ की राजनीति में अंतर है। वहां की राजनीति धर्म जात की नहीं है, वहां की राजनीति संघर्ष की थी और लोगों ने वहां गरीबी और अमीरी की लड़ाई थी। बुर्जुआ समाज की और हिटलर लोगों की राजनीति है वहां पर। इस तरीके के नेताओं की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश का जनमानस जो है भावनात्मक राजनीति करता है, और हम इस बात में अपने आप को कमजोर मानते हैं कि हम धर्म और जात के नाम पर अपनी रीत नीति सिद्धांतों से समझौता नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सरकार में नहीं थे, पर हमने उत्तर प्रदेश के विकास में, चाहे हमारी 10 साल की केंद्र की सरकार रही हो, लगातार हम लगभग केंद्र की सरकार में रहे, और हमने उत्तर प्रदेश में एज ए राज्यपाल, अगर रमेश भंडारी जी का कार्यकाल देख लीजिए, मोतीलाल वोरा जी का कार्यकाल, उत्तर प्रदेश के विकास में और जनता के विकास में कोई कमी नहीं। फिर भी प्रदेश की जनता 30 साल 31 साल से आपको क्यों नकार रही है, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? शशिकांत पांडे जी के पास चलेंगे। शशिकांत जी, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को क्यों नहीं अपना रही है? क्या कारण आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा प्रदीप जी कि डिनायल मोड में जाने से और सत्य को स्वीकार नहीं करने से, आप पहली बात है कि जब आपको स्वीकार करना होगा कि हमारा अन्य पार्टियों ने क्या किया, इससे जो है किसी पार्टी का भला नहीं होने वाला। आप स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता, जहां तक कांग्रेस की बात है तो आखिर राजस्थान में तो आपकी सरकार है, इसी तरह का सेटअप वहां पहले छोड़ दीजिए बंगाल को, मध्य प्रदेश में भी आप चुनाव जीते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर विपक्ष जो है वो कहीं धर्म की और जाति की राजनीति कर रहा है, तो आप जो है समय के साथ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आपको तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव लेके आना होगा। शशिकांत जी, आप ही इसको सलाह दीजिए, कौन सी डिनायल अगर हम हैं तो क्या कर देना चाहिए? आप ही बता दीजिए, आप विश्लेषक है तो आप बताइए क्या करना चाहिए हम लोगों को। देखिए, जात के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाएं, विघटन और बंटवारे की राजनीति करेंगे तभी हम सरकार बना पाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो हमने बिल्कुल नहीं कहा कि आप धर्म और राजनीति की करें, लेकिन आप कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जिस प्रदेश में एक परिवार से लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं और जिस मिशन के नाम पर सरकार में आ रहे हैं, इसके बाद उस समाज को, उस मिशन को किनारे छोड़ दे रहे हैं, और समाज का जो समरसता का माहौल था, जो एक सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे आते हैं, और इसके बाद उस समाज को
द्वयम दर्जे का छोड़ देते हैं और विघटन को कर देते, सामाजिक विघटन को बढ़ावा देने वाले नेताओं की लेकिन विकास जी, वहां पर ही तो आपकी भूमिका प्रासंगिक होती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो जनता के समक्ष आप अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करें। और उसी के लिए जो मैं बात कर रहा था कि आपका स्थानीय नेतृत्व की भूमिका, आपके जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, एक कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और एक आप जब लगातार काम करते हैं जनता के बीच में, तो स्वाभाविक है कि उसके परिणाम मिलते हैं। आपको यह आत्ममंथन आपकी पार्टी को करना होगा कि ठीक आज एक पंचायत के चुनाव से हम अपनी पूरी समीक्षा कर लेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं अभी कहा कि ये स्थानीय स्तर का चुनाव है। विकास जी, ये सिर्फ पंचायत का चुनाव नहीं है, 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव और अब आगे ये पंचायत का चुनाव। इसके अलावा भी आप अपने खुद ही आपकी पार्टी कहती है कि 27 साल यूपी बेहाल, अब 31 साल यूपी बेहाल होगा। आएंगे आपके पास में। कांग्रेस बेहाल नहीं है, प्रदेश की जनता का जो जनमानस का जो जनादेश है और शशिकांत जी तय कर रखा है कि उत्तर प्रदेश क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, करना पड़ेगा और उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। रामलाल अकेला जी के पास चलते हैं। रामलाल अकेला जी, अभी तो आपने ये बाजी मार ली है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और तमाम दिक्कतें हैं, लोगों की नाराजगी है, लेकिन अब से 6 महीने बाद जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जादू नहीं चलेगा फिर। देखें, हम किसी जादू के आधार पर हमारा दल राजनीति करने का काम नहीं करता। हमारा शीर्ष नेतृत्व, जिसे माननीय अखिलेश यादव जी के नाम से जानते हैं, वो लोगों की नब्ज टटोल कर किसानों, गरीबों, नौजवानों की भावनाओं का आदर और सम्मान करते हुए इस प्रदेश को क्या आवश्यकता है इसकी गहन अध्ययन करते हुए उन्होंने पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में काम करके दिखा दिया। और आने वाले समय में रामलाल अकेला जी, आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि पिछली बार काम करके दिखा दिया। सवाल यही होता कि अगर काम करके दिखा दिया, काम बोल रहा था, तो जनता को वो रास क्यों नहीं आया? बात सवाल ये है ना। दूसरा वो उस पर बात हो गई, रामलाल अकेला जी उस पर बात हो गई। अब सवाल ये है कि कोरोना काल है, लोगों की नाराजगी है, अभी तमाम दिक्कतें चल रही है, इसलिए सरकार से लोगों की नाराजगी है, लेकिन थोड़े समय बाद जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, ये नाराजगी दूर हो जाएगी, तब कैसे आप एक ज्वाइंट बड़ी पार्टी से लड़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है, इस नाराजगी को आप दूर होने की बात करते हैं। जिस प्रदेश में शमशानों में लाशों का ढेर लगाया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पार्थिव शरीर जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हो जिस प्रदेश के सरकार में, और चारों तरफ आग लगी हो, इस त्रासदी को उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी। उत्तर प्रदेश का एक एक जनमानस भूल जाएगा। आज साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, मैं रायबरेली के अकेले आपसे बात करना चाहता हूं। सुन लीजिए 1 मिनट प्रदीप जी। रायबरेली का अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उन्हें जब ऑक्सीजन नहीं मिली, डॉक्टरों ने उन्हें अटेंड करने का काम नहीं किया। जी, ऑक्सीजन की समस्या सिर्फ रायबरेली में नहीं है, ऑक्सीजन की समस्या पूरे देश में है। पूरे देश क्यों हुई जी? किसकी वजह से हुई? किस कुप्रबंधन के कारण हुई? इसका ये सवाल पूछ रही है, हाईकोर्ट भी पूछ रही है, जनता भी पूछ रही है, सब पूछ रही है। आप जरा ये बता दीजिए कि आगे आपकी तैयारी कैसी है, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप 2022 का? समाजवादी पार्टी का संगठन ग्रास रूट पर तैयार है जी। समाजवादी का यूथ ब्रिगेड पूरी तरीके से तैयार है। अखिलेश यादव की दृढ़ इच्छा शक्ति पूरी तरीके से तैयार है। और जिस दिन विधानसभा के चुनाव का आह्वान होगा 2022 में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी के लोग सरकार बनाएंगे। और जितना पाप कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस पाप से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात दिलाने का काम समाजवादी पार्टी बदले की भावना से किसी को परेशान और फंसाने के लिए नहीं, विकास के माध्यम से, रामलाल अकेला जी सवाल सुन लीजिए जी। सवाल ये है कि क्या अभी ये जो किसान आंदोलन था उसका भी क्या फायदा मिला है आपको? क्योंकि आरएलडी को भी संजीवनी मिली है इसमें। देखिए, किसान आंदोलन हो, कोविड-19 का कुप्रबंधन हो, इस सारी चीजों से जनमानस त्रस्त है। आज 250-300 किसान 6 महीने हो गया आंदोलन में खत्म हो गए,
और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को संवेदना के लिए एक शब्द उन किसानों के जो दिवंगत हो गए, उनके संवेदना के लिए एक शब्द जिनके पास ना हो, जिनकी सरकार के पास ना हो, तो ये त्रासदी खत्म होने वाली है उत्तर प्रदेश और देश से। 2022 के चुनाव में ये सारी चीजों को याद करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी और अखिलेश यादव को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगी। इमरान लतीफ साहब, मेरा सवाल आपसे वही जो हमारा आज का ये मुद्दा है कि आखिर ये चुनाव परिणाम क्या कहलाता है? देखिए, निश्चित रूप से ये जनता के दिए हुए वोट से आया हुआ परिणाम है। तो कहीं ना कहीं ये जनता का जो अपना एक आक्रोश रहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दिखाता है। और जो विकल्प उनको दिखा, जनता को जो विकल्प दिखा, उस विकल्प उन्होंने अपनाने का काम किया है। लेकिन आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अब पूरी गंभीरता के साथ, जैसे ही ये महामारी खत्म होगी, कम होगी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी का अंत हो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस पूरी दुनिया से। और उसके बाद आम आदमी प्रदेश के अंदर और एक बड़ा हमको जो यहाँ से लीड मिली है, लीड इन द सेंस कि हमको यहाँ से स्टार्ट करने का जो मौका मिला इन पंचायत चुनावों के जरिए, सबसे अच्छी बात रही कि हम गांव-गांव तक अपनी पार्टी को पहुंचा ले गए, अपनी पार्टी का नाम, अपने नेता का नाम, अपनी पार्टी की विचारधारा, और जगह जगह हमने इस चुनाव के माध्यम से कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने का काम किया। और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिलों में, विधानसभाओं में, ब्लॉकों में हमारा संगठन कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों की तुलना में कमजोर था, इन जिला पंचायत चुनावों की वजह से उस संगठन को मजबूत करने में हमको पूरी मदद मिलेगी। और जब हम अपना संगठन आने वाले 1-2 महीनों में मजबूत कर लेंगे, तो दिल्ली के अंदर जो हमने ऐतिहासिक काम किए हैं, प्लस जो आम आदमी पार्टी की सुथरी छवि है, आम आदमी पार्टी की जो काम वाली पहचान है, उसके दम पर आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में और अरविंद केजरीवाल जी की प्रेरणा से हम लोग उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव। विकास जी, वो कौन कौन से फैक्टर रहे जो इस चुनाव में प्रभावी रहे? आप तो चूंकि काफी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बहुत रणनीतिकार भी हैं, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे प्रभावी रहे? और जी देखिए, ये चुनाव तो पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पे होता है और स्थानीय राजनीति में जो लोग इसमें जो कूदते हैं, जो लोग, उनका अपना एक अलग राजनीतिक ऑरा होता है जो दल से ऊपर होता है। इस बात को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो हमने देखा है कि लोगों का अपना खुद का एक राजनीतिक दल से कहीं ऊपर ऑरा होता है। होता यह है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों को कैश कराते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं। जी, हमारी पार्टी भी इस मैदान में उतरी। ये पहली बार हुआ कि हमारी नेशनल लीडरशिप ने, माननीय प्रियंका जी ने, इस चुनाव को गंभीरता से लड़ने का प्रयास किया। जी। और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने एक न्याय पंचायत स्तर पे हमने अपने पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन बनाया। न्याय पंचायत स्तर पे पहली बार उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मजबूत संगठन बना है और उसकी मीटिंगों में हजारों लोगों ने शिरकत की और उसी में से बहुत सारे लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिन लोगों ने इच्छा जाहिर की, हमने उनको अवसर दिया और उन्होंने जानदार तरीके से चुनाव लड़ा। रिजल्ट कुछ भी हो, हमारी पार्टी का झंडा, हमारी विचारधारा और हमारी सोच निकल के आई कि हम गांव-गांव तक जाने का मूड में हैं और हमारी सेना तैयार है। परास्त हो जाने का मतलब राजनीति खत्म होनी हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी बिल्कुल नहीं। हार के बाद मतलब राजनीति खत्म होना नहीं है। शशिकांत पांडे जी, आपके पास आ रहा हूँ। सर, आप कौन कौन से मुद्दे आपको लग रहा है वो प्रभावी रहे? क्या जो किसान आंदोलन था, जिस तरह से पश्चिम में और पूरब में आरएलडी को बढ़त मिली, क्या लगता है किसान आंदोलन भी काफी बड़ा फैक्टर इसमें है? देखिए प्रदीप जी, 2-3 बातें हैं मैं कहना चाहूंगा। एक तो यहीं से शुरू करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर आरएलडी का जो जनाधार था वो पूरी तरह से खिसक चुका था और इसने जो किसान आंदोलन ने उसको एक बड़ा अवसर दिया और उसने कैपिटलाइज करने की कोशिश की। जयंत चौधरी ने लगातार जो है वो गांव-गांव जाकर के वहाँ महापंचायतें करते रहे और वो मीटिंगें करते रहे और एक तरह से जो एक कहीं ना कहीं एक जो मुजफ्फरनगर राइट्स के बाद जो वहां पर ये जाट और मुस्लिम समाज में जो एक दूरी आ गई थी, उस दूरी को पाटने का काम जयंत ने किया है और वो आगे भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी उन्हें कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिले।
तो एक तो किसान आंदोलन का भी एक मुद्दा है जो खास तौर से मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो प्रभावी रहा। और बाकी का जहां तक प्रश्न है तो मैं बिल्कुल ये विकास जी से सहमत हूं कि जो ये जो पंचायत के चुनाव होते हैं इसमें स्थानीय मुद्दे होते हैं और वो बहुत प्रभावी रोल प्ले करते हैं। विधानसभा में जैसे ही कन्वर्ट होगा चुनाव जब होगा विधानसभा का, तो कहीं ना कहीं कहानी जो है वो बदलेगी वहां पर। और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि, और विशेषकर तीसरी जो मैं बात कहूंगा कि खासतौर से जो इसमें परिणाम हम देखने को मिला है, जो आपने जिक्र किया जो कोविड का जो सेकेंड वेव आया और उसमें जिस तरह से जो है बड़े पैमाने पर जो है वो अफरा तफरी का एक माहौल बना है, ये एक इमीडिएट कारण रहा है कि जो सरकार से नाराजगी थी वो एक कहीं ना कहीं कई गुना इंक्रीज हुई और इन परिस्थितियों में चुनाव हुए वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट किया। आगे एक लाइन में और बोलूंगा कि बहुत कुछ ये डिपेंड करेगा जी, परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना बीजेपी अपने घर को जो है व्यवस्थित करने की कोशिश करती है और विपक्ष कितना उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि चुनाव परिणाम आ गए हैं पंचायत के, और इसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने बढ़त बना ली है और निर्दलीयों ने सबसे ज्यादा बढ़त बनाई है। क्या ये चुनाव परिणाम विधानसभा चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेंगे? क्योंकि सभी विश्लेषकों का मानना है कि ये परिणाम सेमीफाइनल के तरीके से थे, ये चुनाव सेमीफाइनल के तरीके से थे। ये सेमीफाइनल समाजवादी पार्टी ने जीत तो लिया है, लेकिन क्या वो इस जीत को फाइनल तक बरकरार रख पाएगी? क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उतरना बाकी है और क्या वो उनसे मुकाबला कर पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।